रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का मतलब है, ऑप्टिक्स का मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट की स्टडी। तो रे बी और वेव दो ऑप्टिक्स आएंगे ना, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो नई चैप्टर में मेन फोकस पूरा पूरा किस पे रहेगा, लाइट पे रहेगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ रे हम कंसिडर कर रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम उसे वेव मान के स्टडी करते हैं। तो यही इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज है, एजम्पशंस ऑफ रे ऑप्टिक्स। मैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बात क्लियर कर दूं कि पूरे चैप्टर में हम कुछ एज्यूम करके चलेंगे, जो कि बात सही नहीं है, लेकिन तुम्हें माननी पड़ेगी अगर चैप्टर समझना है। सबसे पहली चीज तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहला तो ये मान के चलना पड़ेगा कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि वेव है तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर रे ऑप्टिक्स को समझना है तो मुझे ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही। इस बात में कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन कि अगर कहीं थीटा बहुत कम हुआ, यानी मैं एक वैल्यू मान लेता हूं 15 डिग्री से कम हुआ, तो साइन थीटा लगभग लगभग बराबर होगा टेन थीटा के, और ये लगभग इक्वल होगा थीटा के। इस बात का इस्तेमाल मैं पूरे चैप्टर में करूंगा। कहीं पे भी थीटा स्मॉल हुआ तो हम उसे साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा को इक्वल ले लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मान लो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, ये एंगल हो गया हमारा मान लो थीटा। तो मैं कहूंगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों में अंतर क्या है मिस्टर रोहन, ऋतिक? रोहन किधर बैठा है? अच्छा, दोनों में अंतर क्या है टेन थीटा और साइन थीटा में? एच और बी का ना, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, दोनों के न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। यानी कि मैं इस एच और बी का ही तो डिफरेंस है मेन, तो मैं इसे ही देखूं बस कि भाई इन दोनों का क्या तरीका है। तो अगर ये थीटा बहुत कम होता, थीटा कम होने का मतलब है कि जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं वो मान लो ऐसा बना दूं, इस ट्राइंगल में ही तो थीटा बहुत कम है। देखो ये एंगल है थीटा, छोटा सा एंगल है। अब बताओ क्या हुआ, क्या थीटा कम होने से एच और बी लगभग बराबर हो गए? यहां बेस और हाइपोटेन्यूज में अंतर था, लेकिन इस केस में बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग लगभग इक्वल है, और परपेंडिकुलर लगभग ना बराबर होता जा रहा है। जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है ऐसे ऐसे पी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। एच और बी अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं इक्वल होते जा रहे हैं। नहीं आई बात समझ? देख लो अगर किसी को ना आ रही हो तो क्या करें। अब अगर एच और बी अप्रोक्सीमेटली इस केस में इक्वल हो रहे हैं तो सोचो टेन और साइन भी तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टेन और साइन में ऊपर तो परपेंडिकुलर ही आता, अपॉन में बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में अगर लगभग बराबर हो गए तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू भी लगभग बराबर हो जाएंगी। और एक चीज रही, थीटा के बराबर कैसे हैं, तो साइन के छोटे एंगल को देखो, साइन 0 डिग्री पे देखो, साइन 0 डिग्री पे कितना आंसर दे रहा है, 0। यानी जितना छोटा एंगल, जो एंगल वही वैल्यू आई। ठीक है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और थीटा भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन वो तब जब थीटा बहुत कम होगा तभी। कोई डाउट? अब आगे तो एजम्पशन याद रख के चलनी है, एक तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और दूसरा
एंगल अगर 15 डिग्री से कम है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों चीज आपस में इक्वल होंगी। तो तुम चैप्टर के लास्ट तक नहीं तो परेशान करते, बार बार पूछते ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसलिए मैंने चैप्टर के शुरू में ये हेडिंग बना दी कि भाई ये दो बात तो एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट का किसी मीडियम से टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाना, वापस उसी मीडियम में चले जाना। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें मिरर चाहिए होता है। तो हमने मिरर बनता कैसे है सबको पता होगा, ग्लास कांच लेंगे एक सिंपल, उसे पीछे सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, किस चीज की, सिल्वर की, तो क्या बन जाएगा, मिरर। इस पे मैं लाइट इंसिडेंट कराऊं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो लाइट इससे टकरा के क्या हो जाती है, वापस बाउंस बैक। ठीक है, तो लाइट इस मिरर से टकरा के क्या हो गई, वापस बाउंस बैक। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी एक सरफेस से टकरा के लाइट का वापस उसी मीडियम में चले जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई डाउट इस बात में, पढ़ रखा था सबने पहले से। इसके लॉ भी पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉ होते हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे इंसिडेंट रे आई, प्लेन बनता है दो एक्सिस से मिलके, तो जिस प्लेन में आई है टकरा के, ऐसा नहीं कि उस प्लेन से इधर चली गई या इधर चलेगी, वो प्लेन है पूरा, टकरा के उसी प्लेन में ही रहेगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन में बनेगा, पहला लो। और दूसरा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उतना ही एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दो लो, एक तो ये तीनों रे एक ही प्लेन में आई लाई करेंगे और दूसरा एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो। है कोई दिक्कत, देख लो अगर कोई लग रही हो तो, जल्दी बताओ। नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहले ही रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक बीच में एक दो साल हटा दिया था सिलेबस से, इसमें फिर ऐड करा गया है भी। खैर चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके चले तो पहले रिफ्लेक्शन ही आता है, पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन आना चाहिए। डायरेक्ट रिफ्रैक्शन से शुरू करते हैं वरना। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, ए पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास whose one surface is polished and another act as reflecting surface is called spherical mirror। एक मैं स्फीयर लूं और उस स्फीयर का
एक साइड हम पॉलिश कर दें, मतलब उस स्फीयर का कोई पार्ट उठा लें, मान लो ये कोई पार्ट है, और इधर हम पॉलिश कर दें, तो एक स्फेरिकल मिरर बन गया। यानी मैं कह सकता हूं कि ये एक स्फेरिकल मिरर है ऐसे, या ऐसे कोई पार्ट कट कर लें, ठीक है, इस पे दूसरी तरफ पॉलिश कर दो, किधर भी पॉलिश कर सकते हो जहां तुम्हारी मर्जी। मिरर उठाना, द स्फीयर लेना, स्फीयर का एक पार्ट लेके उस पर पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। कैसा मिरर, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, अब वो दो टाइप डिफाइन होंगी, पॉलिश किधर करी गई है इस बात के ऊपर। अगर पॉलिश बाहर करी है, अगर पॉलिश स्फीयर के बाहर हुई है तो बनेगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और अगर पॉलिश स्फीयर के अंदर करी गई है तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। बोलो कोई दिक्कत हो तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या है, स्फीयर के वो पार्ट, एक होलो स्फीयर है ग्लास का, ठीक है, उसके पार्ट जहां एक तरफ पॉलिश करी गई, अगर बाहर की तरफ पॉलिश करी गई तो कॉनकेव, और अंदर की तरफ पॉलिश करी गई तो कॉन्वेक्स। कोई प्रॉब्लम इतनी बात में, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर है स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस बिहेव एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर की सरफेस पे पॉलिश करी गई है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग छोड़ दिया गया। और दूसरी डेफिनेशन कॉन्वेक्स की, एक स्फेरिकल मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश करा गया है, आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे छोड़ दिया गया। ध्यान से देखो और मुझे बताओ इतनी जितना लिखा है इतने में कोई दिक्कत हो तो। एक बार नोट करना चाहो नोट कर लो, और पढ़ना चाहो पहले पढ़ लो। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। अगर किसी मिरर का, ये देखो गोला किधर कंप्लीट हो रहा है, अगर उसके बाहर की तरफ पॉलिश करी गई है तो वो कॉनकेव, और अगर अंदर की तरफ पॉलिश करी जाए तो कॉन्वेक्स, अगर इनर सरफेस पॉलिश करे तो कॉन्वेक्स। देखो जरा ध्यान समझो, अगर मैं एक ऐसे स्फीयर बना लूं, और यहां से हम लेते हैं, इतना हमने मिरर बना लिया, मतलब इस पूरे स्फीयर का मैंने छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ठीक है, इस पे कर दी इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश। तो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे यहां से यहां तक ये मिरर है, तो इस मिरर का जो बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट होगा जो बीच में आएगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और जिस स्फीयर का ये काटा गया पोर्शन है, उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम वेयर द मिरर इज कट, स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर से काटा गया है उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के मिड पॉइंट को बोलेंगे पोल। जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ के जाएगी, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ के जाने वाली लाइन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इस मिरर पे एक लाइट इंसिडेंट कराएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक लाइट इंसिडेंट कराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकस। ठीक, क्या बात समझ में आ रही है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई, तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ। ये कुछ डेफिनेशन है जो मुझे याद रखनी, क्या क्या है, पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का सेंटर जिससे
मिरर को कट करा गया है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल तक की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस है द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस की डेफिनेशन है कि जो लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल रहे हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होके जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को बोल रहे हैं फोकस। फोकस से पोल तक की दूरी को बोल रहे हैं फोकल लेंथ। एनी प्रॉब्लम? पोल की डेफिनेशन, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल क्या है? मिरर का मिड पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का सेंटर जिससे स्फेरिकल मिरर बनाया गया, और इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट, principal axis, the line joining center of curvature and the pole of mirror is called principal axis. Next, focus, the ray incident parallel to principal axis, जिस रे को हम principal axis के parallel incident कराएं, cuts principal axis at focus after reflection। वो after reflection principal axis को कहाँ काटेगी? focus। कैपिटल एफ से फोकस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो ये 6 डेफिनेशन बेसिक, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, ध्यान से इन्हें देख लो, चाहे इस डायग्राम में ही सारे नाम नोट कर लो कहाँ क्या आ रहा है। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब मुझे कैपिटल आर और एफ स्मॉल एफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन प्रूफ करना। कैसे करेंगे? हमने कोई स्फीयर बना लिया, इसका सेंटर यहां पोल, पॉलिश, बाकी का रफ कर दें। जो लाइन सेंटर से होके जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, फोकल लेंथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करा देंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से पास हो जाए, नहीं फोकस से पास हो जाए। तो जिस पॉइंट पे इसने काट दिया पॉइंट क्या हो गया? फोकस। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड। कोई दिक्कत? इस पॉइंट का नाम ओ दे दे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, इस पॉइंट का नाम एम लिख दे। तो यहां सी से और पी तक की दूरी तो आर है और एफ से और पी तक की दूरी स्मॉल एफ है, फोकल है। ठीक है, तो कंडीशन है पहले नॉर्मल बनाने की। देखो नॉर्मल क्या होता, अगर एक सर्कल की बात करें तो हमने पढ़ा टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, इस पॉइंट का मतलब यहाँ जो टेंजेंट बन रही होगी उस टेंजेंट के नॉर्मल बनाना है, और टेंजेंट पे नॉर्मल कौन होगा? रेडियस। और रेडियस कहाँ बनेगी? उस पॉइंट से सेंटर को जोड़ के। तो इस पूरे चैप्टर में कभी भी नॉर्मल बनाने की दिक्कत कर्व्ड सरफेस में नहीं आनी चाहिए। जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना वहां से कहां जोड़ दो? सेंटर। जो लाइन बनेगी पक्का वो नॉर्मल बनेगी मैथ्स के रूल के हिसाब से। तो हमने क्या ड्रॉ कर ली? नॉर्मल। अब ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। और ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। जब ये पैरेलल लाइन है तो ये आई है, तो मैं इसे भी क्या लिख सकता हूं? ये पूरा आई प्लस आर है दोनों मिलके, तो एंगल आई प्लस। ट्राइंगल ले ले COM, थोड़ी सी ऊपर लैंग्वेज भी लिख दोगे कि AO बी द इंसिडेंट रे, ओ इसका कुछ नाम रख दो, आर बी द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकल लेंथ, P पोल, ऐसे कुछ लेट कर लेंगे। तो COM ट्राइंगल लें
और इसमें क्या लगा दें, tan i, इस ट्राइंगल में tan i लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OM अपॉन CM, ठीक है। और यहां से OM की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी CM tan i। ऐसे ही ट्राइंगल ले लो, कौन सा, FOM, ये वाला ट्राइंगल, FOM ट्राइंगल, और इसमें क्या लगा दो, tan i प्लस r, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OM अपॉन FM, MF लिख लो, FM लिख लो, वो पोल से लिखनी होती है कि पोल से हम इधर ही लेके चले, बीच वाले डिस्टेंस तो कैसे लिख दे, क्या हो गई, OM की वैल्यू FM tan i प्लस r, क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों की RHS भी इक्वल रख देंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों की RHS इक्वल रखोगे, यानी CM tan i को FM tan i प्लस r के इक्वल कर दें। CM को क्या लिखें, CM PC माइनस PM, CM को क्या लिख सकता हूं, सारी डिस्टेंस पोल के रेस्पेक्ट में तोड़नी है, PC माइनस PM, tan i, tan i को क्या लिख दूं, खाली i, मैं ऐसे लिख दूंगा थीटा स्मॉल है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। अभी थीटा तुम्हें यहाँ डायग्राम में स्मॉल नहीं लगेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम कॉनकेव मिरर लेके चलेंगे वो इतना कॉनकेव नहीं होता, बहुत बहुत माइनर सा उसमें कर्व आता है, इसलिए जो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगा ना PM, अभी आगे चल के इसे भी नेग्लेक्ट करना है, तो खुद सोचो अगर बहुत कम कर्व होता तो ये परपेंडिकुलर बिल्कुल P के पास ही आके पड़ता। अगर मैं ऐसा मिरर बनाऊं कि बहुत ही मतलब नाम को कर्व है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, P के पास आ जाएगा ऐसे, तो डिस्टेंस ना बराबर रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एंगल भी और ये PM भी बहुत स्मॉल है तो ये नेग्लेक्ट, तो tan थीटा को हम थीटा लिख देंगे, तो tan i को i लिख देंगे। ऐसे ही FM को क्या कर सकते थे, FM को PF माइनस PM, PF माइनस PM, और tan i प्लस r का क्या बच गया, खाली i प्लस r। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से i और r क्या है, तो इस r को भी क्या लिख दू, i, और PM इज वेरी स्मॉल, PM बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो उसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो PM को नेग्लेक्ट कर दो तो PC इंटू आई इक्वल टू PF इंटू 2i, क्योंकि r को भी क्या लिखना, i प्लस i 2i हो गया, i से i कैंसिल, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PF क्या है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की हमेशा क्या होती है, डबल, ये रिलेशन है, क्या है रिलेशन, r इक्वल्स टू 2f। देखो जल्दी देख के बताओ कोई डाउट अगर लग रहा है तो। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन के अंदर बस इतनी छोटी सी बात याद रख लो कि जो पोल है उसे ऐसे बिहेव करोगे जैसे कि वो ओरिजिन, मैथ्स के अंदर हम देखते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कटते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं, तो पोल को अगर ओरिजिन मान के चलो तो बस काम हो जाएगा साइन कन्वेंशन का, इस एक पॉइंट की मदद से ही। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर बिहेव एज ओरिजिन, स्फेरिकल मिरर के जो पोल है उसे क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ओरिजिन की तरह, जैसे कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और इसका जो है पोल है, हम इसे ये मान के चलेंगे कि क्या है, ओरिजिन, यानी पोल से राइट की जितनी भी डिस्टेंसेस है उन्हें मैं क्या लेके चलूंगा, पॉजिटिव,
पोल से लेफ्ट की जितनी भी डिस्टेंस है उसे मैं क्या लेके चलूंगा, पोल से ऊपर की जितनी डिस्टेंस है उसे मैं क्या लेके चलूंगा, और पोल से नीचे की डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस है वो नेगेटिव। मान के चलो किसी केस में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये मिरर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से। और ये कैसे ली जाती है, नेगेटिव। अगर मान लो इमेज इमेज यहां बनी तो इमेज डिस्टेंस भी कैसी होगी, नेगेटिव। पर सपोज करो इमेज यहां बन गई तो इमेज डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। तो पोल से इधर सब पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस सारे नेगेटिव, इसकी हाइट पॉजिटिव, इसकी हाइट, ये हाइट नेगेटिव। क्या बात सबके समझ में आ रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पोल से राइट में रखा है उसकी जो दूरी है एक्सिस पे वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लेफ्ट वाले की नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव। बस यही साइन कन्वेंशन में, और कुछ नहीं। अब इन्हीं पॉइंट को मैं अलग अलग लिखवा दूं, यहाँ बस इतना बता दूं कि पोल जो है वो ओरिजिन की तरह बिहेव कर रहा है, बस इतना से याद रख लो तो साइन कन्वेंशन अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला which shows relation between object distance image distance and फोकल लेंथ। ठीक है, वो फॉर्मूला जो रिलेशन शो करता हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच, किसके, मिरर्स, कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। उसे हम क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। कोई दिक्कत की बात, एक ऐसा फॉर्मूला जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन शो करता है, वो फॉर्मूला कहलाता है मिरर फॉर्मूला। क्या हो गया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, इस फॉर्मूले को बोला जाता मिरर फॉर्मूला। कोई डाउट हो इस बात में तो मुझे बताओ, देख लो ध्यान से एक बार। फिर इसका प्रूफ करना है हमें, मिरर फॉर्मूला। ये तो 10th क्लास में भी था फॉर्मूला, क्या करना है इसका प्रूफ। इसका प्रूफ समझो। अब इसके प्रूफ के लिए तुम्हें कुछ इमेज फॉर्मेशन, अब दरअसल मैं थोड़ा सा एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम 10th क्लास में इस चैप्टर का बेसिक सा पढ़ के आए हो। ठीक है, जैसे तुम्हें यूवी के बारे में ऑलरेडी पता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, या फिर इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक बेसिक रूल्स। इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल है। कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, ठीक है, पहला रूल। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, जो लाइट फोकस पे डाली जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के, इस लाइट को मैं फोकस से पास कराऊंगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तीसरा रूल, जो सेंटर पे डाली गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एज इट इज पास, जो सेंटर पे डाली गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एज इट इज पास हो गई। कोई दिक्कत। एक लास्ट रूल, कि जो लाइट पोल पे डाली जाएगी वो जितने एंगल पे आई है पोल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने एंगल पे वापस जाएगी, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 रूल। क्लियर है क्या बात, क्या क्या 4 बताए एक बार दोबारा से सुन लो। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। जो लाइट फोकस पे डाली गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी। जो सेंटर पे डालते वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। और लास्ट रूल, जो पोल पे डाली जाएगी, जो पोल पे डाली जाएगी वो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे ही वापस। इन चारों रूल की मदद से हम कोई सी भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई सी भी इमेज फॉर्मेशन मतलब
इस कॉनकेव मिरर की अगर बात करूं तो इमेज फॉर्मेशन के 6 केस हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, एक बार इन्फिनिटी से और सी के बीच में कहीं रख लें, सी पे रख लें, सी और एफ के बीच में रख लें, एफ पे रख लें, एफ और पी के बीच में रख लें। टोटल मिला के 6 केस है। अगर ये 4 ही रूल आते होंगे अच्छे से अप्लाई करने, तो 6 के 6 डायग्राम तुम बना के देख सकते हो जो 10th क्लास की बुक में। मैं फिलहाल एक तुम्हें बना देता हूं और साथ साथ प्रूफ भी करवा दूं। तो मैं लेके चल रहा हूं, मैं डायग्राम थोड़ा सा नाप तोल के बना रहा हूं। खैर तुम्हें अब इतनी जरूरत नहीं रहने की। 10th क्लास में जहां खाली डायग्राम बनाने को आते हैं, वहां तो ये नाप के बनाने होते हैं बिल्कुल। अभी तो अप्रोक्सीमेटली तुम बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास मिरर हो गया, ये इसका सेंटर। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, सामने मिड पॉइंट से पास हो रही है। ये हो गया यहाँ पे फोकस। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये इधर पोल। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी हम शेडिंग करा दें, मिरर बन गया है, पॉलिश कर दी। ठीक है, तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मैंने ऑब्जेक्ट को सी से हल्का सा क्या रखा, पीछे रख दिया। ठीक है, इससे एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। एक लाइट जाएगी जो सी से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। एक लाइट रे ऐसे गई जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, और एक सेंटर से गई जो ऐसे ही वापस आ गई। ठीक है, यहां मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कटती हैं, वहां क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। मान लो ये ए बी, सॉरी इमेज, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। क्लियर। यहां पे लाइट स्ट्राइक हुई ओ पॉइंट पे, और मैं ओ से एक क्या ड्रॉ कर लूं, परपेंडिकुलर। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट का नाम एच रखते हैं। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गई कि भाई यहां ऑब्जेक्ट रखा तो यहां इमेज बनेगी, इससे थोड़ी छोटी बनेगी। सी से पीछे रखा तो सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। अब इसमें मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना चाहता हूं। मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैं जो जो टर्म्स मिरर फॉर्मूले में आ रही है पहले वो लिख लूं। तो ये डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज से पोल तक की दूरी इमेज डिस्टेंस, फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ, सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई परेशानी। ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर। क्यों है सिमिलर, ए रूल्स। तो एक एंगल तो वर्टिकल अपोजिट,
और एक एक एंगल 90 90 का। तो बाय यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं इन्हें सिमिलर कर सकता हूं, पर सिमिलर करके दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ लिख दूंगा सिमिलर है। और सिमिलर है तो बाय CPST कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। इसकी साइड ए बी ले ली, इसकी साइड ए डैश बी डैश, इसका बेस AC ले लिया और इसका बेस A डैश C। क्या इतनी बात में कोई परेशानी? देख लो अगर है तो। अब क्या करना है, यहां इस ट्राइंगल पे आ जाओ, एक ट्राइंगल उठाना है HOF और एक ट्राइंगल लेना है A डैश B डैश F और CPST रूल लगा दे। तो HO अपॉन A डैश B डैश इक्वल है HF अपॉन FA डैश की। ठीक, ध्यान से अगर देखोगे तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो मैं इसे ABOH को क्या लिख सकता हूं, रेक्टेंगल। ABOH इज अ रेक्टेंगल। और अगर ABOH एक रेक्टेंगल बन गया तो AB जो है वो किसके इक्वल है, OH के। OH को AB लिख दो, तो AB अपॉन A डैश B डैश HF अपॉन FA डैश। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कह सकता हूं मैं, AC अपॉन A डैश C किसके इक्वल है, HF अपॉन FA डैश की। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों की क्या इक्वल हो गई, LHS। बता देना अगर किसी स्टेप पे डाउट लग रहा हो। मैंने अभी तक दो ट्राइंगल उठाए, एक तो ये वाला सिमिलर करे, CPST से रेशो उठा लिया, और ऐसे ही ये दो ट्राइंगल लिए, CPST से रेशो ले लिया, OH को AB लिख दिया, तो इन दोनों की LHS क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो उठा के RHS को बराबर रख दिया। ठीक है, अब AC सबको पोल के रेस्पेक्ट में तोड़ दो। AC को क्या लिखोगे, PA माइनस PC। A डैश C को क्या लिखोगे, PC माइनस PA डैश। HF को क्या लिखोगे, PF माइनस PH। FA डैश को क्या लिखोगे, PA डैश माइनस PF। PA क्या हो गया, U। PC क्या आ गया, अच्छा अभी ऐसे पुट नहीं करते, एक तो हम PH बहुत छोटी डिस्टेंस से नेग्लेक्ट कर दें, PH बहुत छोटी डिस्टेंस से, तो PH को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्या बनेगा, PA माइनस PC अपॉन PC माइनस PA डैश, PF अपॉन PA डैश माइनस PF। कोई दिक्कत? इस PH को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। और अब साइन कन्वेंशन लगा दे। साइन कन्वेंशन, PA क्या होगा, माइनस U। PC क्या होगा, माइनस R। PA डैश माइनस V। PF क्या होगा, सब में साइन कन्वेंशन लगा दिया। क्या बन गया ये, सारी वैल्यू पुट कर दो। PA की जगह तो पुट कर दो, PA की जगह माइनस का U, माइनस PC के प्लेस पे क्या पुट कर दो, माइनस R अपॉन, फिर PC की जगह माइनस R, माइनस PA डैश की जगह माइनस V इक्वल टू PF की जगह माइनस। सब माइनस के क्यों लिए, क्योंकि सारी डिस्टेंस पोल से इधर है, लेफ्ट में, पोल से लेफ्ट में क्या लेना था, नेगेटिव। PA डैश को लिखा माइनस V, माइनस PF को लिखे माइनस F। तो माइनस U प्लस R माइनस R प्लस V माइनस F माइनस V प्लस F, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, UV
माइनस यू एफ माइनस आर वी प्लस आर एफ और वी एफ। आर एफ से आर एफ कट गया, यू वी माइनस यू एफ, आर को क्या लिखेंगे 2f माइनस वी एफ, यू वी माइनस यू एफ, 2f भी उधर भेज दो तो उधर जाके प्लस का होगा, प्लस का 2f और माइनस का एफ क्या बचा, प्लस का एफ, ये यू एफ भी उधर भेज दो, ये भी उधर जाके प्लस का हो गया। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दो यूवीएफ से, डिवाइड बोथ साइड बाय यूवीएफ, दोनों तरफ यूवीएफ से डिवाइड करा दे तो यूवी अपॉन यूवीएफ, एफ बी अपॉन यूवीएफ, यूएफ अपॉन यूवीएफ, तो यूवी से यूवी कट गया 1 अपॉन एफ, एफ बी से एफ बी कट गया 1 अपॉन यू, यूएफ से यूएफ कट गया 1 अपॉन, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। देख के बताओ ध्यान से अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है तो। अब टॉपिक चलना है मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये माइनस आएगा। मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो। मिरर ने जो इमेज फॉर्म करी है उस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो मैग्निफिकेशन कहलाता है। और जिस मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं यह है लीनियर मैग्निफिकेशन। ऐसे मतलब मैग्निफिकेशन एरियल भी होता है, लीनियर वाला है लेंथ में चल रहा है, एरियल वाला एरिया में चलेगा। तो जहां भी कहीं मैग्निफिकेशन वर्ड लिखा हो वो अंडरस्टूड होता है कि लीनियर की बात चल रही है। अगर और किसी मैग्निफिकेशन की बात होगी तो वो लिख के दिया जाएगा, लीनियर को वो खाली मैग्निफिकेशन लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे लीनियर, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन है रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई और एच ओ का रेशो, जिसकी वैल्यू माइनस वी बाई यू होती है मिरर के लिए। लेंस में एक वैल्यू वी बाई यू हो जाएगी, लेंस में आगे पढ़ लोगे, फिलहाल मिरर की याद रखो। मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये तो डेफिनेशन ही है इतनी, ये तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन ही है एच आई अपॉन एच ओ। ये वी अपॉन यू के इक्वल कैसा आया ये देखते हैं। उसके लिए तुम डायग्राम देख लो, एक मिरर ले लेते हैं हम कोई सा, मान लो मैं कॉनकेव मिरर ही ले लूं। कॉनकेव मिरर लिया, इस पे एक तरफ क्या कर दी पॉलिश, प्रिंसिपल एक्सिस बना ले और ऑब्जेक्ट ले ले कहीं, मानो ये फोकस है, इससे लगभग डबल दूरी, अंदाजे से डायग्राम बना रहा हूं मैं ऐसी तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। इससे लाइट गई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, एक काम करते हैं ये वाला रूल यूज नहीं करते, मैं रूल यूज कर रहा हूं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला। लाइट इंसिडेंट हुई पोल पे से, वो सेम उतने एंगल पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लगभग सेम एंगल है, मान लो तो सेम ही है, ठीक है। दूसरा रूल सेंटर वाला लगा लो, सेंटर से जो लाइट गई वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी रिट्रेस,
बहुत पीछे आके कटेंगी, ऐसे कट तो जाएगी। मान लो यहाँ कहीं कट गई, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं एक रफ डायग्राम लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ बन गया हमारा ये इमेज। किसी को कोई परेशानी इस डायग्राम से? ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी इमेज, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल लूं, एक तो ए बी पी, और एक ट्रायंगल उठा लूं ए डैश बी डैश पी, क्या ये सिमिलर हैं? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, क्योंकि दोनों का एक एक एंगल और एक एंगल ये इक्वल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कह सकता हूं ए रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय सीपीएसटी इनकी हाइट का रेशो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा बीपी अपॉन पी बी डैश। ए बी क्या है? एच ओ। ए डैश बी डैश क्या है? एच आई। विद साइन कन्वेंशन रखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है प्लस में लेंगे, हाइट ऑफ इमेज नीचे है माइनस में लेंगे। पीबी यू माइनस का, पीबी डैश वी माइनस का, ये कट गया। एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू आ गई माइनस वी बाय यू। तो ऐसे ये एम का फॉर्मूला प्रूफ। डेफिनेशन कहती है मैग्निफिकेशन की, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस वी बाय यू के। ये तुम्हें याद रखना है। कोई समस्या इसमें लग रही है तो मुझे बताओ। एच आई अपॉन एच ओ, वी अपॉन माइनस वी अपॉन यू के इक्वल। क्लियर? मैग्निफिकेशन। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को कैसी भी? मिस्टर देव क्लियर है? मिस्टर अवकेश? अवकेश से पूछना जरूरी है। अवकेश गर्मी गर्मी तो लग रही भाई? अवकेश कोई पानी, चाय पानी कुछ चाहिए हो? बता दिए भाई, कोई दिक्कत हो कैसी भी? नेक्स्ट एक चीज समझो, मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी चीज बताएगा। मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी चीजें बताने वाला है, जैसे कि एम का फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है, उसी के रेफरेंस में प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। तो जैसे ऑब्जेक्ट रखा तो वहीं से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मानते हैं जनरली, यानी एच ओ इस हिसाब से ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि एम का साइन किस पे डिपेंड करा? एच आई पे। और अगर कोई, मैं एम के साइन की बात कर रहा हूं, अगर कोई मेरे से ये कह दे कि भैया किसी डायग्राम में एम या कोई भी कंडीशन है, इमेज फॉर्मेशन है, एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि एम की वैल्यू नेगेटिव का मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव का मतलब कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि नेगेटिव तो जब बनेगी जब उल्टी नीचे इमेज बनेगी, और नीचे कब बनती है? जब रियल हो। रियल एंड, तो कहीं भी एम का साइन नेगेटिव देखते ही समझ जाना कि कैसी इमेज बन गई? रियल। दूसरी कंडीशन, अगर यही कर देता हूं चलो, एम की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव का मतलब सीधी इमेज बनी, और सीधी इमेज बनी तो एम पॉजिटिव देखते ही समझ जाना इमेज बनी है वर्चुअल एंड। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट दूसरी चीज बात होगी एम के मैग्नीट्यूड की। किसकी? एम के मैग्नीट्यूड की। अगर कभी एम का मैग्नीट्यूड एक के इक्वल मिल जाता है,
m का फॉर्मूला HI/HO है, और अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब HI=HO, यानी m की वैल्यू कभी भी 1 हुई तो समझ जाना सेम साइज की इमेज बनी है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनी है। और कॉनकेव मिरर में ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं, यानी m की वैल्यू 1 देखते ही समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर। दूसरी सिचुएशन, अगर m की वैल्यू कभी 1 से बड़ी मिल जाए, HI/HO ग्रेटर देन 1, यानी HI इज ग्रेटर देन, अगर कभी m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो समझ जाना हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इट मींस मैग्नीफाइड इमेज बनी, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बनी। कभी m की वैल्यू 1 से छोटी मिल जाती है किसी क्वेश्चन में, तो उसे देख के तुम समझ जाओगे कि HI इज स्मॉलर देन HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से भी छोटी रह गई। इसका मतलब कैसी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड। तो m का साइन तो हमें इमेज के नेचर के बारे में बताएगा, और m का मैग्नीट्यूड हमें बताएगा उसके साइज के बारे में। यानी अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ दे दे कि भैया m की वैल्यू -1.75 है, तो माइनस तो ये चीख चीख के बोल रहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये माइनस क्या कह रहा है, रियल इन्वर्टेड, और ये 1.75 कह रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी यानी मैग्नीफाइड बनी। ठीक है, कुछ बच्चे इस बात को गलत ले जाते हैं कि माइनस का 1.5 तो 1 से छोटा है। हमने बात मैग्नीट्यूड की करी थी, साइन अलग देखोगे और मैग्नीट्यूड अलग, ये नहीं कि माइनस का 1.75 तुम सोचो 1 से छोटा है। हम मैग्नीट्यूड अलग से देखेंगे, ये 1 से बड़ा है, और साइन देखेंगे अलग से। तो माइनस का 1.75 देखते ही समझ जाओगे कि कैसी इमेज बनी, मैग्नीफाइड, और वो भी रियल। एक बच्चा पूछ रहा है कि डिमिनिश्ड कैसे बनेगी, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ दे दे कि m की वैल्यू 0.7 है, इसका मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है m, वो भी कैसी, प्लस में। तो कैसी इमेज बनी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू दे दे माइनस का 0.5 तो कैसी इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। m की वैल्यू दे दे प्लस का 7 या प्लस का 2 दे दे तो कैसी इमेज बनी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो m देखते ही बता दोगे नेचर भी और साइज भी। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकते हैं कि हमें ये लिख के दे दिया जाए कि इमेज बन रही है रियल और m की वैल्यू है 3, तो वहां तुम्हें याद रखना है कि m को -3 लेके चले, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिख के दे दिया रियल बन रही है और वैल्यू दे दी कि m की वैल्यू 3 है। तो जब न्यूमेरिकल करोगे तो m की वैल्यू -3 तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि रियल क्वेश्चन में दिया था। ऐसे न्यूमेरिकल 10th क्लास में बहुत ज्यादा है। मैं मिरर फॉर्मूले पे और मैग्निफिकेशन पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, क्योंकि 10th 12th क्लास के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे। डायरेक्ट मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम है, तो एक दो क्वेश्चन ही मैं मिरर फॉर्मूले पे तुम्हें करवाऊंगा। हम वो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे जो 12th क्लास में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो सारे क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में आते हैं। तो अगर किसी बच्चे की ज्यादा प्रैक्टिस करने की इच्छा हो तो मैंने ग्रुप में 10th क्लास के नोट्स भेजे हैं आज लाइट चैप्टर के, वहां पे मिरर फॉर्मूला, उसके नीचे कॉनकेव के 10 न्यूमेरिकल, फिर कॉन्वेक्स के 4-5 न्यूमेरिकल, फिर लेंस फॉर्मूला उसके न्यूमेरिकल, फिर कॉनकेव के कॉन्वेक्स के अलग अलग, और फिर 30 क्वेश्चन मिक्स है जो बस इन्हीं दो फॉर्मूलों पे हैं, एक तो मिरर फॉर्मूले पे और एक लेंस फॉर्मूले पे और एक मैग्निफिकेशन पे। बस यही 2-3 फॉर्मूले, इससे ज्यादा 10th क्लास में है ही नहीं। एक पावर का फॉर्मूला आ रहा है, तो बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा सिलेबस है 10th क्लास में इस चैप्टर का, जिसे हम 10th तक ही रखते हैं। मैं उनकी प्रैक्टिस यहां नहीं करवा सकता, करवाऊंगा तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। खुद कर लोगे पूरा, बैठ के एक बार ट्राई कर लेना, सब हो जाएंगे वे क्वेश्चन। तो मिरर फॉर्मूले वाले ट्राई कर लेना अगर तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें 10th में आता है तो उस चक्कर में मत पढ़ो, सीधे वो चीज पढ़ो जो 10th में 12th में काम आनी। इसके न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम है कि मिरर फॉर्मूले पे डायरेक्ट, जैसे मैंने आगे दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल, तो ये मिरर फॉर्मूले का डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इतना इजी 10th 12th क्लास में नहीं आएगा। A concave mirror of focal length 10 cm is placed at a distance of 35 cm from a wall. एक कॉनकेव मिरर है जो कि एक दीवार से 35 सेंटीमीटर दूर रखा है और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है।
ये एक दीवार हो गई, इस दीवार से मिरर 35 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कोई दिक्कत की बात? एक ऑब्जेक्ट है, हाउ फार द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इस दीवार से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखूं ताकि उसकी इमेज दीवार पे बन सके। ये पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि इस दीवार से ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, ये, ताकि इमेज दीवार पे बने। क्लियर? तो इमेज दीवार पे बनने का मतलब ये क्या दे दिया, v, इमेज डिस्टेंस दे दी। फोकल लेंथ पता है, क्या निकाल लो, u ये निकलेगा, ये निकलेगा u, और जब u निकल जाए तो 35 में से u घटा देना, x आ जाएगा कि दीवार से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखें। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कितनी दी है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि इसकी सेंटर इधर आ रहा है लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ भी रेडियस भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ दी है -10 और u निकालना है, v दे रखी है -35। फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f की वैल्यू -10, v -35, u फाइंड करना है। तो 1/u आ जाएगा 1/35 - 1/10, 35 एलसीएम, 35 नहीं 70 आ जाएगा एलसीएम, 2 - 7, u की वैल्यू हो गई -70/5 यानी माइनस का 14 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस -14 है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वॉल, दीवार से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, तो 35 - 14 कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। दीवार से ऑब्जेक्ट को 21 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो उसकी इमेज दीवार पे फॉर्म हो जाएगी। देखो इसे लिखो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना। क्वेश्चन देखना अपना, तुम्हारा कितना हुआ, कितना ठीक। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। मेरे पास दो मिरर है, दोनों की क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, एक की 40 और एक की 30। उनके ठीक बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है। द मिरर फेस ईच अदर, दोनों शीशे ऐसे हैं कि दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आमने सामने आएगा। ठीक है, उल्टे रख के तो कोई सेंस भी नहीं बनती हो। ठीक है, जैसे उसमें लगते हैं ना, ट्रायल रूम में देखे हो, एक शीशा इधर तो दूसरा उल्टा लगा दे, उसमें कुछ दिखेगा थोड़ी। फिर तो दोनों शीशे एक दूसरे को फेस करे हुए, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों का एक साइड आमने सामने, 50 सेंटीमीटर दूर है दोनों शीशे। डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट द कॉनकेव, पहले रिफ्लेक्शन कॉनकेव पे होगा फिर कॉन्वेक्स पे। तो बताना है जो फाइनल इमेज बनेगी वो कैसी। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम का हिंट, जब तक देखो डायग्राम बना के आना एग्जाम में आंसर शीट में जरूरी नहीं, पर मेरे लिए तुम्हें क्वेश्चन समझाने के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं डायग्राम नहीं बनाऊं तो शायद तुम्हें नहीं समझा सकता मैं। ये मेरे पास एक सरफेस लिया, पॉलिश कर देंगे इस पे, मिरर हो गया। ठीक है, दूसरा मिरर मैं बनाना चाह रहा हूं। ऐसे ही चाहिएगा। डायग्राम का कोई ऐसा मेजर यूज नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम जरूरी है।
ये दो मिरर हो गए, इस पे इधर पॉलिश है और दूसरे वाले पे इधर पॉलिश, वो कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स। इनके ठीक बीच में क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन दोनों के जो डिस्टेंस है पोल से पोल तक, वो डिस्टेंस कितनी है? 50। यानी कि ये जो u है ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर u। क्लियर? इसकी रेडियस पता है कॉनकेव की, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव की रेडियस क्या रखी है? 40। इसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, इसकी रेडियस है तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। क्या इतनी बात में कोई परेशानी? किसी बच्चे को अगर लग रही है तो बताओ। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। u है, f है, इस वाले का v निकाल ले। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के लिए u है माइनस का 25 सेंटीमीटर, f कॉनकेव की f भी माइनस में ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर इधर है, फोकल लेंथ भी इधर ही पड़ी। कितनी पड़ी? 20। फॉर्मूला लगा दे, अप्लाई मिरर फॉर्मूला, 1/f 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -20, v और u है माइनस का 25। इसे इधर ले आओ, प्लस का 1/25 माइनस 1/20 1/v। एलसीएम 50 नहीं 100, तो v की वैल्यू -100 आ गई। यानी पहला मिरर जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने वाला है वो 100 सेंटीमीटर माइनस में, पोल है, माइनस का मतलब इससे उधर होता है, तो जो इमेज पहली बनेगी वो उधर बनने वाली है। तो मैं बना देता हूं एक रफ इमेज। इंसिडेंट रे और कहीं फोकस से, फोकस 20 25 20 तो यहां कहीं बैठेगा ऐसे। ये मैंने इसका फोकस बना लिया, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी सेंटर से डाल दे, सेंटर होगा 40 पे, सेंटर 40 सेंटीमीटर। सेंटर से जो लाइट जाएगी वो इसी पाथ पे रिट्रेस होनी है। तो इसे हम ऐसे ही पीछे बढ़ा लेते हैं, जहां पे कट करा देगी वहां इमेज बन जाएगी और वो डिस्टेंस 100 आ रही है बाय कैलकुलेशन। डायग्राम हम बिल्कुल नाप के एग्जैक्ट नहीं बना रहे। लगभग ये दूरी 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इमेज बनी इसकी, ये इमेज इस दूसरे मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। ऐसा रहेगा ये मिरर के लिए जैसे ये क्या हो? ऑब्जेक्ट। हकीकत ये होगी कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, इस मिरर पे पड़ी, एक ये पड़ी और एक ये पड़ी, दोनों रिफ्लेक्ट होके उल्टी आई, वापिस आके यहां तक आई, यहां से आगे जाएंगी, यहां दूसरे शीशे पे टकरा जाएंगी। हम एज्यूम करते हैं कि भाई अगर मैं इन्हें पीछे बढ़ाऊं
तो ये क्या आ रही है, यहां कटती, यहां इमेज बनती, पर हकीकत क्या है कि यहीं रुक गई, यहां आके दोबारा टकरानी, दोबारा क्या होनी, रिफ्लेक्ट होनी, इस शीशे पे टकरा के दोबारा बैंड होगी, और जब ये कटेंगी, जहां इधर कटो या इधर कटो, जहां भी कटेगी वहां इमेज बनेगी। मैं इमेज फॉर्मेशन बता के चल रहा हूं क्योंकि बच्चों को इमेज फॉर्मेशन के बाद ही क्वेश्चन क्लियर होता, कर क्या रहे हैं, वरना क्वेश्चन में अभी तक हमें बस इतना करना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास V आ गया। अगर हम अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मेरे पास U कितना होगा, 100 है ना इधर डिस्टेंस, ये इसके पोल से देखोगे ना ऑब्जेक्ट की दूरी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी 50 रह जाएगी, 100 में से 50 घटा दो। और बात रही साइन कन्वेंशन की, क्योंकि ये मिरर उल्टा रखा है, इसका साइन कन्वेंशन भी उल्टा चलेगा। मिरर हम जनरली ऐसे रखते हैं पीछे पॉलिश, अगर कॉन्वेक्स भी रखते, नॉर्मल कोई क्वेश्चन होता तो हम कॉन्वेक्स ऐसे रखते। जितनी इमेज फॉर्मेशन हमने अब तक पढ़ी है 10th क्लास में पढ़ी है, वो सारी ऐसे मिरर रख के पढ़ी है, उसी के हिसाब से साइन कन्वेंशन बनाए गए। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट भी इसलिए लगता है कि इसमें एक मिरर हमें उल्टा रखना पड़ा। तो ये याद रखो, जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा है वो पॉलिश के हिसाब से चलता है, पॉलिश उधर है तो उधर पॉजिटिव, पॉलिश इधर हो गई तो अब इधर पॉजिटिव। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट प्लस के 50 सेंटीमीटर पे रखा, तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू कितना हो गया, प्लस का 50 सेंटीमीटर। रेडियस है इसकी 30, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, 15, ये भी प्लस में ली जाएगी क्योंकि सेंटर इधर, फोकस भी इधर, प्लस में हो गई, इधर प्लस ले रहे हैं, इस मिरर के लिए उल्टा चल गया साइन कन्वेंशन सारा, इधर की डिस्टेंस प्लस हो गई। अब मेरे पास u भी है और f भी है, क्या लगा दो, मिरर फॉर्मूला। और अगर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। f 15 है, v फाइंड कर रहे हैं, u 50 है, तो 1/v कितना हो गया, इसे इधर ले आओ, 1/v आ गया 1/15 प्लस 1/50, इसका एलसीएम आया 150, 10 प्लस 3, तो v की वैल्यू 150/13। देखना कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, प्लस होगा ये, इधर जाके माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो गया, यहां भी माइनस हो गया है ना, तो 7 आ गया, ये कितना बैठा, 7 2 जा 14, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 28 2 0, लगभग इतना आ गया, राउंड ऑफ 2 4 4 3 लिख सकते हो। प्लस का आ रहा है, प्लस का यानी इधर बनेगी इमेज, हकीकत क्या होगी अब कि ऑब्जेक्ट, ये जो लाइट रेज आ रही है ये आके ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये भी और ये भी, और जब हम इन्हें इधर कहीं बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, इस तरफ जब हम इन्हें बढ़ाएंगे तब ये इंटरसेक्ट होंगी, और जहां ये कटेंगी वहां इमेज बनने वाली, ऐसे यहां पे फाइनल इमेज बनी। फाइनल इमेज हमारे मेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्चुअल इरेक्ट बनी, और साइज में भी हम कह सकते हैं सेम या डिमिनिशन है, साइज पूछा भी नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देखो तो क्या पूछा, पोजीशन और नेचर, दो चीज, तो पोजीशन क्या आ गई 21.43 सेंटीमीटर दूसरे वाले मिरर के पोल से, पोलिश वाली तरफ, और नेचर वर्चुअल इरेक्ट। बताओ कोई दिक्कत है तो, इतना ही रखें, इसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नोट कर लेना घर, रखो इतना ही।